सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, न्यूमैन और स्टैगर्ड। ठीक है, आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो न्यूमैन स्टैगर्ड का एक डायग्राम बना लेते हैं। स्टैगर्ड का तो सामने वाले कार्बन को डॉट पर, हाइड्रोजन को इस पर। ठीक है, हाइड्रोजन को सॉलिड लाइंस पर और हाइड्रोजन को सॉलिड लाइंस पर। पीछे वाले कार्बन का बना लेते हैं। स्टैगर्ड बनाना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका अगर आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए जाओगे, सो एक कार्बन एक पीछे वाला कार्बन। ठीक है, एक कार्बन एक पीछे वाला कार्बन, तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में सबसे पहले एक लाइन आएगी। ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। ठीक है, अब आगे वाले कार्बन के लिए अगर आप इसको बनाने जाओगे, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस विल बी योर एच। पीछे वाले कार्बन के लिए बनाने जाओगे तो दिस इज एच, दिस इज एच, एंड दिस इज योर एच। आई होप यही आपका आंसर आया होगा। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में, 100 हॉर्स फॉर्म में। नाउ इसको अगर हमें वेज डैश में कन्वर्ट करना हो, ये अब आगे की कहानी, वो कैसे होगा वो देखिएगा ध्यान से। वेज डैश में कन्वर्ट करने के लिए ये याद रखना होता है, दिस इज योर वेज एंड ये नीचे है। ठीक है, रुक जाओ। दिस इज योर डैश, फिर ये, एक मिनट, यहां पर हाइड्रोजन, दिस इज योर वेज, दिस इज योर डैश, और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सामने वाला इज दिस वन, एच, एच और एच। पीछे वाला ये रहा, एच, एच और एच। दिस इज हाउ a sawhorse staggered is converted into wedge dash. This is how a sawhorse staggered is converted into wedge dash. Okay. Now इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें देखना ध्यान से, ये दोनों नीचे की तरफ हैं। ठीक है, और ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, ये वेज डैश। ठीक है, तो इस पोर्शन से जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है, दैट इज बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, वो बनाना डिफिकल्ट होता है। इससे ये 100 हॉर्स स्टैगर्ड जो आपने यहां पर बनाया, इससे फिशर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो फिशर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, whether it's NEET, whether it's JEE, whether it's class school exams, you will definitely get a question from this। क्लास 12 में भी है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो अगली पोर्शन हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसके बाद, बट क्लास 12 में फिर खत्म हो जाएगा सब। तो जब न्यूमैन से सॉहर्स और सॉहर्स से वेज डैश और वेज डैश से फिशर करेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि स्टैगर्ड को, है ना, स्टैगर्ड जो फॉर्म होता है इसको पहले चेंज करना होता है, और उसके बाद इसका फिशर बनाना होता है, या फिर इसके बाद इसका सॉहर्स बनाना होता है, या फिर उसके बाद इसका आपको वेज डैश बनाना होता है, इसको चेंज करके। ठीक है, पहली चीज ये दिमाग में रखिएगा। एक्लिप्स को आप डायरेक्टली बना दो, एक्लिप्स को आप डायरेक्टली बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्लिप्स को आप डायरेक्टली बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैगर्ड के लिए हम एक स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं, वो हमें सीखना है। तो उसको सीखने के पहले एक चीज हमें मेमोराइज करनी है, वो क्या,
एक्लिप्स फॉर्म को अगर आप देखो सामने की तरफ, कैन यू सी दिस? सामने की तरफ ये ऐसा वाई नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी दिस? पीछे की तरफ ऐसा वाई नजर आ रहा है? बोलिए। ये वाई और ये वाई आपको दिख रहा है सामने की तरफ और पीछे की तरफ? तो कहने का मतलब है दोनों वाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, है ना? एक वाई दूसरे वाई के ऊपर बना हुआ है, ऐसे सोच सकते हैं, थिंक लाइक दिस। थिंक लाइक दिस। एक वाई दूसरे वाई के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है? एक्लिप्स फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आगे वाला वाई तो ऐसा है, कोई बात नहीं, एकदम सीधा वाई है। बट पीछे वाला जो वाई है वो क्या है? उल्टा। दिख रहा है आपको? थिंक लाइक दिस। नाउ जब हम स्टैगर्ड को जब हम कन्वर्ट करेंगे वेज डैश में, तो ये जो उल्टा वाला वाई होता है उसको 180 डिग्री से रोटेट कर देना होता है। पहले ऐसे बना देना होता है और फिर इसका वेज डैश बना देना होता है। अगर आप देखो ध्यान से, ये जो उल्टा वाई है आपने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, सीधा बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता ये वापस से पहला एक्लिप्स वाला फॉर्म बन गया? और एक्लिप्स को बनाना इज वेरी इजी, है ना? इधर वाला बाहर, इधर वाला अंदर, है ना? ये बाहर, ये रहा, ये वाला अंदर, ये अंदर, और ये दोनों नीचे। ये समझ में आता है आपको? बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आता है आपको जो मैंने अभी बोला? स्टैगर्ड को एक्लिप्स बनाने के लिए जो उल्टा वाला वाई होगा उसको सीधा कर देंगे। हो सकता है कभी इधर उल्टा हो इधर सीधा हो, तो ये जो उल्टा वाला होगा उसको सीधा कर देंगे 180 डिग्री पर रोटेट करके। लिख लीजिए, उल्टा वाला वाई को सीधा करते हैं, सीधा वाले को नहीं। और फिर उसका वेज डैश बना लेंगे हम। अभी एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई नीट जो भी हो जहां भी हो। किसी को कुछ पूछना है? लास्ट मौका, कर लेंगे हम। दिमाग में क्या सेट रखना है? जहां भी उल्टा वाई होगा उसको हम सीधा करना है, बस और कुछ नहीं। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रख के अगला टॉपिक का नाम लिखिए, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू सॉ हॉर्स टू फिशर। कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू सॉ हॉर्स टू फिशर। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो।
पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें कुछ घुमाने फिराने की जरूरत है? ये बताओ। तो अपने दिमाग में क्या चलेगा? आगे वाला सीधा वाई, पीछे वाला भी सीधा वाई, कोई घुमाना उमाने की जरूरत नहीं। सीधे डायरेक्टली इसको हम 100 हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और 100 हॉर्स को हम 2 मिनट, ये पहली एक ही बार बना रहा हूं मैं, ये वाला चीज हम एक ही बार बना रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है वेज डैश हम एक ही बार बना रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 100 हॉर्स को एक्लिप्स्ड फॉर्म में अगर आप देखो, तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में दिस इज डैश एंड दिस इज वेज। कैन यू सी दिस? सिमिलरली, दिस इज वेज, दिस इज डैश, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। एच CH3, HCH3। ये वाला स्टेप इसके बाद नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यहां से यहां कन्वर्ट करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, अगर कोई आदमी इसको फिशर में कन्वर्ट करेगा, तो वो यहां से देख रहा होगा, है ना? यहां से खड़ा होके देख रहा होगा। तो यहां से ऊपर से, है ना, ऊपर से जब खड़ा होके देख रहा होगा, तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। कैन यू सी दिस? सिमिलरली इसको जब वो फिशर में कन्वर्ट करेगा, तो यहां से देख रहा होगा, है ना, ऐसे खड़ा होगा, ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट। ठीक है। तो इसके लिए भी एक और लिख लो, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। ठीक है। तो पहले आदमी यहां चला चला चला, आदमी यहां खड़ा है, वो इसको ये देख रहा होगा। तो दिस विल बी योर राइट, दिस विल बी योर लेफ्ट। फिर आदमी और आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से देखना है, ऊपर से ऐसे देखना है, ऐसे खड़े होके, राइट लेफ्ट। ठीक है, वीडियो देखो जल्दी फटाफट। ठीक है, देखना ध्यान से। फ्रंट कार्बन, है ना, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पर देख रहे हैं। मेरे तरीके से देखना, जैसे मैं देख रहा हूं। पहले तो मैं साइड हो गया, इस तरीके से बैठ गया, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं बैठ जाऊं और इसको ऊपर से इस तरीके से देखूं, ये देखो, ये मेरा राइट होगा और इधर वाला मेरा लेफ्ट होगा। ठीक, साइड से ऐसे करके देख लेंगे, ऊपर से। ठीक है, ऐसे करके। तो इसको जब आप फिशर में कन्वर्ट करोगे, ठीक, तो पहले राइट लेफ्ट का हिसाब बैठा देंगे। H CH3 CH3। ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन होगा, ये आपका फ्लोरीन होगा। इसका ध्यान रखना बस।
ड्रॉ हो गया आपको ये कन्वर्जन जो मैंने पिछला एग्जाम्पल कराया, एग्जाम्पल वन हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टू। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टू। ठीक है। तो एग्जाम्पल टू को अगर कोई बच्चा देखेगा ध्यान से, तो पहले तो इसका 100 हॉर्स बनाओ। पहले तो इसका 100 हॉर्स बनाओ। 100 हॉर्स जब आप बनाओगे ना, तो सामने वाले पर क्लोरीन, एमी और एच, पीछे वाले पर एमी, एच और बी आर। और क्लियर कट अगर आप इसको देखो ध्यान से, है ना, पहला वाला इज उल्टा वाई, सीधा वा, पीछे वाला इज सीधा वाई। दिख रहा है आपको? तो ये पहले वाले को 180 पर घुमा दो। तो जब आप 100 हॉर्स को 180 पर घुमा दोगे, आपको क्या दिखेगा? दिस विल बी योर सीएल, है ना, दिस विल बी योर एमई एंड दिस विल बी योर एच। इस वाले को क्यों घुमाया? क्योंकि ये उल्टा वाई था, दैट्स वाई। बोलो, कोई दिक्कत? 180 डिग्री पर जो घुमाया, कोई दिक्कत? 180 डिग्री पर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिशर को हमेशा हम एक्लिप्स फॉर्म से ही कन्वर्ट करते हैं। फिशर में हमेशा हम एक्लिप्स फॉर्म से ही कन्वर्ट करते हैं। अब इसका एक बता दो, इसका फिशर हम सबको पता है कैसे बनता है। तो बच्चा आएगा यहां से देखेगा, उसको ये किधर दिखेगा? राइट की तरफ। ये किधर दिखेगा? लेफ्ट की तरफ। ठीक है। क्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, है ना, सामने वाला नीचे, ब्रोमीन वाला ऊपर। क्लोरीन के साथ एच राइट साइड, एमी लेफ्ट साइड, एच राइट साइड, एमी लेफ्ट साइड। ये आएगा आपका आंसर। इसको 180 डिग्री से क्यों रोटेट कर रहे हैं? ताकि हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकें। ये खुद करो, और हो जाए तो मुझे बता देना।
डन। एग्जाम्पल हो गया 3। बन गया। अब बेटा मेरे आंसर का वेट नहीं करने का। अप्लाई करो अप्लाई। ऐसे हजारों कंपाउंड्स होंगे, सब थोड़ी ना याद करने बैठ जाएंगे हम। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यू विल गेट वन क्वेश्चन। हो गया। दिस इज वाई, दिस इज उल्टा वाई। तो इसका मतलब 100 हॉर्स जब आप बनाओगे तो उसको 180 डिग्री से पीछे वाले को रोटेट करना होगा, तो पहले तो 100 हॉर्स बनाओ इसका। ठीक है। तो इस बार इस वाले पर 180 से घुमाएंगे हम। तो 180 से जब आप घुमाओगे तो ये क्या बनेगा, पीछे वाला। देखेंगे ध्यान से हम। CH3 नीचे, Br इधर, H इधर। और सामने वाला को कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से वाई बना हुआ है। OH, H और CH3। और इसके बाद फिशर। फ्रंट, रियर। इधर से देखने, इधर से मत ले आना वरना उल्टा बन जाएगा, है ना। इधर से आओ और इसको देखो, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। फिशर बना लो इसका। तो दिस विल बी योर CH3, दिस विल बी योर CH3। ठीक है। ये बनेगा आपका H, ये बनेगा आपका OH, ये आपका बनेगा Br, ये बनेगा H। बोलो ये आंसर आया आपका। आया ही नहीं आया? नहीं आया तो ये बताओ कौन से स्टेप में गलती हुआ। आ गया, चलो बढ़िया, गुड। आ गया तो बहुत बढ़िया यार। अभी बड़ा दिक्कत होगा भाई, ये अगर नहीं सीखोगे तो बड़ा दिक्कत होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। स्टेप्स वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बोलो कुछ पूछना है। अगला टॉपिक लिखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सॉरी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वी आर रीडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सब कोई अपना फोन चेक करेंगे। मैं आपको एक पिक्चर भेज रहा हूं। एक मिनट, अभी भेजा नहीं है। बोलो सबको मिला? पिक्चर मिला? अभी भेजा मैंने आपको। जो भी नंबर आपने मुझे दिया है उस पर पिक्चर भेजा है मैंने। पिक्चर मिला बच्चा? रिप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मिला कि नहीं। ठीक है, उसको देखो बस ध्यान से। मिल गया, चलो बढ़िया। तो अगर उस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो पहले ये पिक्चर समझना है क्या है। ये क्लास 12 में है, ये वाला जो पोर्शन है अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 में है फिजिक्स में। तो लाइट जो होता है बेटा,
मान लो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा बनाना होगा नहीं तो पता नहीं समझेगा। मान लो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम सबको पता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने बनाया ये क्या है? ठीक है। ये आपका अगर एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, ये तीसरा एक्सिस है, तो लाइट इधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको? पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। अगर मैं इसको अप बोलूं, इसको डाउन बोलूं, तो अप डाउन। मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इधर ऐसे 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 हो रहा है ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब दिख रहा है। और डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ रहा है? ये वाई डायरेक्शन में। दिस इज द मूवमेंट ऑफ डिस्टरबेंस। समझ आया जो मैंने आपको डायग्राम भेजा वो? नाउ जब आप ऐसे लाइट को, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर, आप ऐसे लाइट को पोलरीमीटर से पास करते हो, तो यहां देखना, देखना ध्यान से, मैंने सब कुछ पैरेलल बनाया है। दिख रहा है आपको? पैरेलल लाइंस बनी हुई है। तो लाइट जब इससे निकलेगा, ठीक है, लाइट जब इससे निकलेगा तो ये हॉरिजॉन्टल वाला गायब हो जाएगा, है ना। बस इसमें क्या रह जाएगा? अप डाउन वाला। क्या रह जाएगा? अप डाउन वाला। तो जो दो कंपोनेंट्स थे, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला, लाइट जब बाहर निकलेगा तो इसमें बस क्या रह जाएगा? ब्लैक वाला। ये समझ में आता है आपको? यही डायग्राम बना हुआ है, कैन यू सी दैट? सो ये जो लाइट बाहर निकल कर आया, इसको क्या बुलाते हैं? पोलराइज्ड लाइट। तो क्या बुलाते हैं? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। और जो पीछे लाइट है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी, उसको क्या बुलाते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। आप दोनों में से किसी को भी गायब कर सकते हो। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन पोलरीमीटर का ओरिएंटेशन क्या है। इतना कहानी क्यों किया हमने? क्योंकि जब हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का अब डेफिनेशन जब लिखेंगे, तो आप मुझसे ये मत पूछना कि अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। कंपाउंड्स which have same molecular formula and सेम स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी सेम है। क्या अलग है? बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप अब आपको क्लियर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। सच कंपाउंड्स आर known as
optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. This phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. अब क्या वो डिफरेंट बिहेवियर है वही लर्न करना है हमें. ठीक है, ये लर्न करना है हमें. डिफरेंट बिहेवियर, ये क्या डिफरेंट बिहेवियर है. इतना तो समझ में आ गया. डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नोट हो गया? ये तो डायग्राम भेज ही दिया है. ये तो भेज ही दिया आपको. ये करने का क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी भेज दिया मैंने आपको. बना लेना वहां से. ठीक है, ये लिखो. कंपाउंड डेफिनेशन लिखो. हाउ डू वी चेक डिफरेंट बिहेवियर? कहने का मतलब है, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, और कैसे पता चलेगा? यहां पर आप रखते हो सोडियम लाइट. ऑब्वियसली ये अनपोलराइज्ड होगा. तो अनपोलराइज्ड का मतलब अभी हम यहां पर कैसे बनाएंगे? अनपोलराइज्ड का मतलब वो देखना ध्यान से कैसे बनाएंगे. बाकी मैंने डिटेल में आपको पोलराइजेशन नॉन पोलराइजेशन बता दिया कि अनपोलराइज्ड लाइट जो हो रहा होगा ये इस दिशा में इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा. अनपोलराइज्ड है ना. इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये वाइब्रेट कर रहे होंगे ऐसे हर दिशा में. बट जब आप इसको पोलराइज्ड बनाओगे, प्रिज्म यूज करते हैं, नाम याद रखिएगा. जब आप इसको इससे पास करोगे तो सारे वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे. कौन सा वाला बचेगा? ये वाला है ना. तो एक निकाल लिया हमने, ये वाला. ये वाला है ना. ये वाला बचा लिया हमने. ये सारे खत्म करके उसमें से हमने एक बचा लिया. अब क्या करते हो? हमने क्या सीखा? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर. तो कंपाउंड को आप क्या करते हो? एक इंस्ट्रूमेंट में रखते हो. ठीक है, एक जगह रखते हो. इसको क्या मिलाते हो? पोलरीमीटर ट्यूब. ठीक है, ध्यान रहे ये पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ एल होता है. और इसमें सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली जिसको टेस्ट करना है
उसका कंसंट्रेशन विल बी C। जिस कंपाउंड को टेस्ट करना है, वो डिफरेंट बिहेवियर लिखा ना, डिफरेंट बिहेवियर। तो जिस कंपाउंड को टेस्ट करना है डिफरेंट बिहेवियर के लिए, उस कंपाउंड को आप यहां पर रखते हो, है ना, उसका सॉल्यूशन को आप यहां पर रखते हो। सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड फॉर डिफरेंट बिहेवियर। और उसके बाद जो है यहां पर एनालाइजर होगा, वो डिफरेंट बिहेवियर को एनालाइज करेगा। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन भी तो लिखोगे ना, क्या बिहेवियर हुआ, इसको लिखो, इसको बनाओ। तो आपके पास एक जनरल लाइट है। जनरल लाइट का मतलब क्या हुआ, हर दिशा में वाइब्रेशंस होगा, है ना। लाइट के परपेंडिकुलर दिशा में, हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेशंस होंगे, ये होगा जनरल लाइट। उस हर वाइब्रेशंस को आपने निकोल प्रिज्म से क्या कन्वर्ट किया, एक वाइब्रेशंस लिए, ठीक है, पास कराया निकोल प्रिज्म से, और एक वाइब्रेशन हमने लिया, और उस एक वाइब्रेशन का हम अब डिफरेंट सॉल्यूशन से पास कराकर ये चेक करने वाले हैं कि ये वाइब्रेशन किधर घूमता है। ठीक है, तो वो अभी आगे लिखेंगे, अभी पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ। हाउ डू वी चेक डिफरेंट बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ड्रॉ हो गया। अब यहां जो एनालाइजर बैठा है, वो उसके समक्ष क्या क्या एनालिसिस में आ सकता है, देखिएगा ध्यान से। तो केस वन में क्या हो सकता है कि एनालाइजर को ऐसा ही दिख जाए, है ना, जैसा पहले है वैसा बाद में दिख जाए। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, केस ऑफ नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरे वाले में, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में एनालाइजर को ये लाइट राइट की तरफ रोटेट होता हुआ दिख जाए, और किसी तीसरे एक्सपेरिमेंट में किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ हो सकता है एनालाइजर को ये रोटेशन, है ना, लेफ्ट की तरफ दिख जाए। बताओ, इसके अलावा कुछ चांस है क्या, या तो रोटेशन नहीं होगा, या तो लाइट राइट की तरफ रोटेट करेगी, या तो राइट लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी। अब वापस से वीडियो में देखना, तीन ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो ये मान लो मेरा पेन है, ये मान लो अपना हाथ है, ठीक है, इसको आप देख रहे हो, तो तीन तरीके का ऑब्जर्वेशन, या तो ये मेरे पास सीधा आ जाए, है ना, ये देखो सीधा मेरे पास दिख जाए, तो कोई भी रोटेशन इसमें नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है जब ये पोलरीमीटर से पास करे तो इसका रोटेशन राइट की तरफ हो जाए, ठीक है, राइट की तरफ हो जाए। हो सकता है ये पोलरीमीटर से आए और इसका रोटेशन लेफ्ट की तरफ हो जाए, और तो कोई केस नहीं बनता बेटा। ये समझ में आता है आपको, खुद से करके देखिए पेन से।
पेन को एक बार अपना बिना रोटेट किए हुए अपनी तरफ लाइए, दूसरे केस में थोड़ा राइट की तरफ रोटेट करा कर लाइए, और तीसरे केस में लेफ्ट की तरफ रोटेट करा कर लाइए। अपने साइड से देखना, बस साइड से। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं और मैं इधर बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ गया हूं, तो साइड से देखने का। ठीक है, साइड से देखो। विजुलाइज कर पा रहे हो? सीधा आ जाए, या फिर दाहिने तरफ घूम जाए आपके, या फिर बाएं तरफ घूम जाए आपके। इसके अलावा तो कोई केस बनता नहीं है। तो जब किसी भी तरीके का रोटेशन होगा, लेफ्ट हो चाहे राइट, उन कंपाउंड्स को हम क्या बुलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो किसने लाइट को रोटेट कर दिया। और अगर रोटेशन नहीं हो रहा है और एक ही कंपाउंड रखे हो, ध्यान रखना, इन्हीं की मिक्सचर रखे हो, ठीक है, तो उसको क्या बुलाओगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक और नाम होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? डाइसिमेट्रिक कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक और नाम होता है, जिसको क्या बुलाते हैं? डाइसिमेट्रिक कंपाउंड। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का नाम क्या होता है? नॉन डाइसिमेट्रिक। नाम याद रखेंगे। बाकी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले ये समझ में आया? नोमेनक्लेचर है, रटना है। नेक्स्ट, राइट साइड जो ऑप्टिकली कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड राइट साइड रोटेशन कर रहा होगा, उसको बुलाएंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डिनोटेड बाय सिंबल डी, स्मॉल डी और प्लस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, उसको क्या बुलाएंगे? एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लीवो रोटेटरी। डिनोटेड बाय एल और माइनस साइन, स्मॉल एल। कहीं पर एल ई ए वी ओ भी लिखा होता है, तो चेक कर लेना स्पेलिंग एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एल ए ई ओ, एल ए ई वी ओ, और कहीं कहीं पर एल ई वी ओ। ठीक है, नोट हो गया? नाउ थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
and theta is directly proportional to length of polarimeter and concentration of solution. ये L और C लिखा था ना, याद करो. Length of polarimeter tube and concentration directly proportional to length and concentration. ध्यान ये रखना है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, यही गलती करते हैं. Length of polarimeter tube is taken in decimeter, small dm, not centimeter, not meter. It is taken in decimeter. And concentration C is taken in gram per ml. Is taken in gram per ml. इसके आगे मैथ्स है. मैथ्स क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इंटू एल इंटू सी. तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन. एंड दिस स्पेसिफिक रोटेशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा. थीटा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. Theta also depends on wavelength and temperature. ये फॉर्मूला ये याद रखना है. ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट मिली सेंटी डेसी मीटर है ना, तो डेसी के बाद आता है वो. डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, कायरल. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कायरल. CHIRAL, कायरल. They don't have symmetry elements, therefore they are optically active. ठीक है. What is the meaning of optically active? They can rotate.
The plane polarized light, either towards left or towards right. Now, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो नया वर्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, सिमेट्री एलिमेंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स? ठीक है, तो सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको शॉर्ट में आगे हम क्या लिखेंगे? पीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। या फिर ऑल्टरनेट आर्क्स ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब ये सब क्या है? बाद में। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है समझना, ये सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब हो गया ये तीन। तो ये तीन नहीं होने चाहिए फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव ऑल थ्री मस्ट बी एब्सेंट, यानी कि दो है, ऑल थ्री मस्ट बी एब्सेंट, तीनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, फॉर अ कंपाउंड टू शो द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं हम, ये तीनों एब्सेंट होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेट आर्क्स ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? लिखो। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास अल्फाबेटर का ए लेटर है, इस ए लेटर को अगर इधर से कट कर दिया जाए तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, दिख रहा है आपको मिरर इमेज एक दूसरे का, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा।
बोलो, समझ आया ये? मुझे बताओ, क्या बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? और अगर है तो कौन सा? बी को अगर इधर ऐसे काट दिया जाए तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, विथ मिरर इमेज, तो इसमें भी है। सी को ऐसे काट दिया जाए तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। डी को इस तरीके से काट दिया जाए जैसा ऊपर वैसा नीचे। आई होप समझ में आ रहा हो। ई को ऐसे काट दिया जाए तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, है ना? जैसा ऊपर वैसा नीचे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री ना। एक वो भी ले लेते हैं अल्फाबेट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। देखना जरा ध्यान से, इसको कैसे भी काट दो, क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा? हो सकता है कोई बच्चा ऐसे काट दे, तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट है, नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे काट दे, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे है, नहीं है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हो सकता है कोई बच्चा इसको टेढ़ा ऐसा काट दे, तो जैसा इधर वैसा इधर है, नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। समझ में आया? बोलो। तो जी में देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और कर लेते हैं हम। बताओ, ये अपने से करके बताओ। एफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एफ में यस नो बताइए। एफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कट करके देख लीजिए ना, दाएं बाएं टेढ़ा जैसे, जैसा कट करोगे दोनों साइड एक जैसा दिखना चाहिए बस। नहीं है, तो लो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहीं से भी कट कर लो यार, एक जैसा नहीं दिखेगा दोनों तरफ। अगर हम इसको ध्यान, ये तो बस सिखाया आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये थोड़ी ना आपसे एबीसीडी पूछेगा। चलो देखो, H2O, O, एच और एच, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसके बाद BF3 में बताना है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, फिर CO2 में बताना है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। करिए, हो गया? इसमें है, बिल्कुल है। ऐसे कट कर दीजिए, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। ऐसे कट कर दीजिए, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, है ना? ये वाला जो होगा ये आधा इधर होगा आधा इधर होगा। आप इसके अबाउट भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। अरे कोई एक होना चाहिए बस, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो तो अभी कर ही नहीं रहे। इसको बताओ, इसको कट कर दो, तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, या फिर ऐसे कट कर दो, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो, पहचान लोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? कोई दिक्कत प्लेन ऑफ सिमेट्री में? बस इसी चीज को 3D में पहचानना है, थोड़ा दिक्कत होगा। बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो ना, यहां से देखो। तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, और ये तो प्लेन में आ जाएगा ना बेटा, इसको काटोगे सीधा दिखेगा। इधर से देखो इसको, इधर से। तो ये इधर से जब आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये बताओ। हाँ बोलो। दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? अब दिख रहा है सिमेट्री। इधर काट दो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इधर काट दो, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। ठीक है। बताया तो है ही तरीका करने का। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट करो इसको। आपको बताना है इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। CH3F, CH2FCl। पहले वेज डैश डायग्राम बनाना है और उसके बाद CHFClBr। ठीक है, CHFCl और Br। वेज डैश बनाना है और मुझे बताना है, ठीक है। हाइड्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन को इस पर रखिएगा, वेज डैश पर बाकी सबको रखिएगा। पहले हाइड्रोजन को रखिएगा, बाकी को वेज डैश पर रखिएगा। मुझे बताइए ये सब का आंसर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें है, किसमें नहीं? हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? बताइए। काट दो इसको ऐसे। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, है ना। एफ, एफ, एच, एच आधा आधा, और एच और एच। आप कोई सा भी बना सकते हो डायग्राम, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ये तो मैं आपका काम आसान करने के लिए फिशर बना दे रहा हूं।
नहीं तो इधर से ही देखकर मिल जाएगा आपको। वर्टिकल कट करें, वर्टिकल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, एक तरफ एच एक तरफ एफ, उससे क्या लेना देना। सी एल एफ और एच, फिर काटिए हॉरिजॉन्टली, देखिए फिर मिलेगा। इधर से भी नहीं आना चाहिए। आधा एफ ऊपर आधा एफ नीचे, आधा सी एल ऊपर आधा सी एल नीचे, एच ऊपर एच नीचे, तो सब कुछ है इसमें भी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। लास्ट वाला। बनाइए इसको। कहीं से भी काट दो, देख लो। मान लो ऐसे काट दिया, तो एक तरफ एच एक तरफ एफ। मान लो ऐसे काट दिया, एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ क्लोरीन, ठीक है। मान लो ऐसे काट दिया, एक तरफ एच और बी आर, दूसरी तरफ क्लोरीन और एफ, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट वी कैन कंक्लूड, कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन। तो अ sp3 कार्बन attached to four different atoms or groups is disymmetric। इसको और क्या लिख सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? Because it has no symmetric elements, because it has no symmetric elements, ये कंक्लूजन हमने निकाला। याद रखना, 4 different atoms, this word is important। sp3 carbon attached to 4 different atoms is optically active or disymmetric, या chiral, जो बोलना हो। इन सब में अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखना चाहें, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले वाले में भी लिख लीजिएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगला टॉपिक का बस खाली नाम लिख दीजिए, हम अगली क्लास में करेंगे। RNS नोमेनक्लेचर, ध्यान रखिएगा, RNS नोमेनक्लेचर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए जब आएगा तब देखा जाएगा। RNS नोमेनक्लेचर बस खाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए करते हैं, कैसे करते हैं अगली क्लास में। तो आई होप नोट हो गया हो, तो आप नोट करके जा सकते हैं।
इसको रिवाइज करना है 2-3 बार, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेई और नीट में तो सवाल आना है, तय है, कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिएगा, कल ही हुआ है जेई मेंस वगैरह, निश्चित होगा सवाल। बढ़िया से रिवाइज करिएगा। 12 में भी है। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर कायरल वायरल पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब 12 में भी है। ठीक है, 12 में यही सब है, वहां पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं मैं, वहां पर मत पूछना कि ये कायरल कैसे हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हुआ, आर एस नोमेनक्लेचर कैसे आया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी कैसे आया ना, वो सब नहीं करने वाले मैं वहां पर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। कॉपी हो गया है तो आप जा सकते हैं। 8। पूरा सेकंड बुक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया बेटा? ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप भी।